नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर जो है बड़े तौर पर देखें तो जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से लेकर दक्षिण पूर्व पाकिस्तान पर जो है एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिसका प्रभाव पश्चिमी राजस्थान से लेकर उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व तक के इलाकों पर था। लेकिन अब जो है ये जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों की ओर खिसकते हुए सिस्टम पाकिस्तान की ओर बना हुआ है, जिससे जो सिस्टम नौरू तूफान के रूप में आया था और यहाँ पर मौजूद चक्रवाती हवा का क्षेत्र दोनों ही मर्ज होते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने लगे हैं, जो कि भारतीय जो धरातलीय क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र आंध्र प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र पर है, जिसकी वजह से जो नम हवाओं का दायरा है वो पूर्वी राजस्थान से मध्य राजस्थान तक पहुंचेगा। और जैसे जैसे सिस्टम महाराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र पूर्वी गुजरात की ओर बढ़ेगा, तो नम हवाओं का दायरा पश्चिमी राजस्थान उत्तर पश्चिमी राजस्थान होते हुए आगे बढ़ेगा और यहाँ पर बादल बनेंगे। साथ ही जब ये सिस्टम जो है चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में दक्षिण पूर्वी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए रिकर्व करते हुए कुछ आगे सर्कुलेशन के रूप में बढ़ेगा, तब जो है पश्चिमी राजस्थान, अरावली रेंज, पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान यहाँ पर तेज़ कहीं कहीं भारी वर्षा होगी, जबकि अरावली रेंज में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में क्षेत्रीय खंड वर्षा की संभावना रहेगी। उसी दौरान बंगाल की खाड़ी में लगभग जो है 9 तारीख के आसपास एक नया निम्न दबाव बनने की संभावना है, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए अरब सागर में आकर जो है उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, जिससे मध्य भारत से लेकर जो उत्तर प्रदेश और कुछ पंजाब हरियाणा के क्षेत्र है, राजस्थान पर जो है खंड वर्षा का दौर बना रहेगा। और ये जैसा कि पहले भी वीडियो में कई बार बताया गया कि पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर दूसरे सप्ताह के लगभग जो है शुरुआती दिनों के आसपास, और नया सिस्टम जो बनेगा वो लगभग 13-14 जो अक्टूबर तक के आसपास का समय है, तब तक जो है कुछ प्रभाव डालेगा। यहाँ पर एक WD उत्तरी राज्यों के आसपास बना हुआ है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है मजबूत रूप में निम्न दबाव की कैटेगरी में जो है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र पर है, जहाँ से एक ट्रफ जो है उत्तर की ओर जा रही है। वहीं अगर देखें तो यहाँ पर जो है दक्षिण मध्य भारत से लेकर तेज़ वर्षा का दौर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना है 24 घंटों के दौरान। वहीं पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, कोटा, भरतपुर और कुछ जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना है, जबकि अरावली और मध्य राजस्थान में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। जवई बांध का गेज आज का जो है 59.75 फीट है। पानी की सप्लाई अभी भी जारी है और गेज मंद गति से बढ़ रहा है। आने वाले समय में जो बारिश होने वाली है, जिससे जवई के कैचमेंट एरिया में होने वाली बारिश से गेज में कुछ हल्की बढ़ोतरी देखते हुए यहाँ पर जो है गेज बढ़ेगा और 61 फीट के आसपास तक जल्द ही आने वाले समय में पहुँचेगा, जिससे गेट खुलने की संभावनाएं अगले आने वाले बारिश के दौर के समय के बाद जो है बढ़ जाएगी। साथ ही जो अधिकतम तापमान है चेलावास मारवाड़ जंक्शन का वह 40 डिग्री के करीब दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 19.72 डिग्री सेल्सियस या न्यूनतम तापमान बढ़ा है। आर्द्रता 100% रही। अधिकतम न्यूनतम आर्द्रता का स्तर घटा है 27.77%। वहीं वायु दबाव 1009 मिलीबार दर्ज किया गया। मानसून वापसी लाइन जो है तीसरे दौर में जो है राजस्थान के क्षेत्रों को क्रॉस करते हुए गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, साथ ही जो हिमाचल के क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी जो उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, लेह लद्दाख, जम्मू के क्षेत्रों को छोड़कर जो है यानी मानसून वापसी हो चुकी है यहाँ पर, और ये जो है अभी भी वहीं पर बनी हुई है। और लगभग देखें तो 15 अक्टूबर तक लगभग मानसून वापसी का जो दौर है वो यहीं तक थमा रहेगा और उसके बाद जो है मानसून वापसी कई राज्यों में और एक साथ बढ़ेगी। और लगभग उम्मीद है PR से लेकर जो झारखंड के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक जो है मानसून वापसी की आगे संभावनाएं बढ़ जाएगी। और आने वाले समय में देखें तो बंगाल की खाड़ी में एक और नया निम्न दबाव तीसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास उभर सकता है, जो कि ITCZ के दायरे और जो वायु प्रभाव बना हुआ है, इन प्रभावों को देखते हुए ऐसी संभावनाएं लग रही है कि तीसरे सप्ताह में फिर से बंगाल की खाड़ी में हलचल पैदा होगी और एक और सिस्टम 9 अक्टूबर के बाद आगे 15 अक्टूबर के आसपास बन सकता है, जिससे दक्षिणी राज्यों में बारिश बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं अनार के बगीचों में इस बार काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। अप्रैल के बाद फल जो सेट हुए हैं वह कम हुए हैं। 20 से लेकर 40 फल तक की औसत ज़्यादातर किसानों के हैं। बाकी किसानों के जो हैं कहीं पर भी माल कोई खास यानी अनार जो नहीं बने हैं फल, और जिनके 30 से 40 फल बने हैं अब उनमें सूट का
जो प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है पौधों में, कच्ची टहनियाँ काफ़ी ज़्यादा निकली हुई हैं और अन्य बगीचों में बिल्कुल ही सेटिंग नहीं हो पाई है। तो वो किसान जो है काफ़ी ज़्यादा फूलों के लिए अलग अलग पीजीआर का प्रयोग करते हैं, लेकिन पीजीआर का प्रयोग करने की भी एक प्रैक्टिकल विधि होती है जिससे आप जो हैं पौधों को जो उत्तेजित कर सकते हैं फूल निकालने के लिए। लेकिन इसमें आपको जो है पहले पौधों की पत्तियों को मैच्योर करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन किसान जो है बिना जाने जो है स्प्रे करते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं और केवल कच्ची पत्तियों पर फ्लावर के लिए नए नए स्प्रे देते हैं। इससे ऐसे फ्लावर नहीं निकलने वाले हैं। ये पीजीआर वगैरह तभी काम करेंगे जब जो है पौधा उस लायक होगा और वो फूल नहीं निकाल रहा है, तब जो है ये उसको एक प्रभाव बनाते हैं पौधे पर कि वो फूल निकालने लग जाए। तो उसके लिए आपको जो है पहले पौधे की पत्तियों को मैच्योर करने के लिए आपको जो है जिंक चेलिटेट 200 ग्राम 200 लीटर पानी में, बोरान 300 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 300 से 400 ग्राम तक ले सकते हैं। अगर पत्तियां बहुत ही जो हैं कच्ची हैं तो आप इस प्रकार ले सकते हैं। और जो 05234 का है वह 1 किलो आप जो है 200 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करें और लगभग जो है एक स्प्रे जिस तारीख को किया जाता है उसके लगभग 5वें दिन दोबारा स्प्रे करें और उसके 5वें दिन जो है आप तीसरा स्प्रे करें। उसके बाद ही जो है आप ये पीजीआर का स्प्रे करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट मिल पाएगा, वरना केवल ऐसे पौधों पर स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करें फूलों के लिए या पीजीआर का जिसमें जो है आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। केवल आप उस पर स्प्रे करेंगे और वो जो है पौधों पर लगेगा लेकिन उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। वो जो है पौधे या जो पत्तियां होती हैं पौधों की उसको उस लायक बनाना चाहिए या फिर जो है उस लायक होना चाहिए कि लगे कि हाँ ये पौधा फूल निकालने के लिए अब ठीक कंडीशन में है, तभी जो है आप पौधे में इस प्रकार के पीजीआर का प्रयोग करके उसको जो है फूल निकालने के लिए जो है पौधे को तैयार कर सकते हैं कि अब ये फूल निकलेगा। और वो फूल आगे निकलते समय फिर आप जो है जो रूटीन प्रक्रियाएं होती है अपने पौधे के ड्रिप के द्वारा पोषण देना, माइक्रो न्यूट्रिएंट विशेषकर ध्यान रखना उस दौरान 05234 का। और उसके पहले अभी अगर आपके पौधों पर फल नहीं है या कम है और फूलों की संख्या भी नहीं है, बिल्कुल फल कम मात्रा में है, तो आप जो डीएपी दे रहे हैं वो बिल्कुल ही नहीं देवे और एमओपी का प्रयोग करें, क्योंकि इस समय 05234 और एनपीके जो 0050 हैं बहुत महंगे हैं पिछली बार की रेटों के मुकाबले। इस बार रेट डबल है। पिछली बार 3500 से 4000 के बीच में 05234 का एक बैग अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट में मिलता था, लेकिन इस बार 6000 से लेकर 7000 के बीच में मिल रहा है। तो आप जो है 05234 की जगह आप एमओपी का प्रयोग करें और साथ में डीएपी मिलाकर, जिससे जो है उसी रेंज में ये पौधा जो है पोषण प्राप्त करेगा। साथ ही अगर फ्लावर कम है तो आप 1261 का प्रयोग उस दौरान ज़्यादा नहीं करें और 0050 की जगह एमओपी का प्रयोग उस दौरान करें जब कच्ची पत्तियाँ हो। और जब फूल निकल जाए उसके बाद आप जो हैं डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। पानी के साथ घोलकर शाम को भिगोना चाहिए डीएपी को और दूसरे दिन उसको जो है अच्छे से पानी में मिलाकर छानकर ड्रिप में देना चाहिए, क्योंकि अब आने वाले समय में जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र हैं काफ़ी महंगे हैं और महंगे हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है अपने को डीएपी और एमओपी से ही काम चलाना है, क्योंकि अपन देख क्या रहे हैं पौधों में एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तो ये तीनों ही जो है अपने पास दूसरी फॉर्म में मिल जाते हैं जो रेगुलर अपन यूज़ करते हैं। आज वैसे तो देखें तो नाइट्रोजन की तो बहुत ही कम ज़रूरत होती है, या ऐसा कहे कि बिल्कुल ही न के बराबर अपने को डालने की ज़रूरत होती है, वो प्रकृति से मिल जाता है। और साथ ही जो फॉस्फोरस हैं, पोटास हैं, ये अपने पास जो है विकल्प के रूप में है, जिसमें आप डीएपी और जो एमओपी हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मौसम की, जिसमें पश्चिमी राजस्थान से देखें तो जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। धूप छांव का मौसम बना रहेगा। छोटे-छोटे इलाकों में तेज़ घने बादल बनेंगे, जो कि कुछ चूरू के आसपास से लेकर कुछ नागौर से सटे हुए इलाके हैं, पाली के अरावली रेंज के इलाके हैं, जालोर, कुछ सिरोही के, जिसमें कहीं कहीं 1-2 स्थानों पर बौछार गिर सकती हैं, या फिर कहे कि बिल्कुल ही शुष्क मौसम बना रहेगा। जबकि उदयपुर, कोटा और भरतपुर, जयपुर के पूर्वी भाग हैं, जयपुर यानी जयपुर संभाग के पूर्वी भाग हैं, जिसमें कुछ ये दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, जो टोंक से सटे हुए क्षेत्र हैं जयपुर का, और जो अजमेर संभाग का पूर्वी क्षेत्र है, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, वहाँ पर जो है बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान, जिसमें भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के इलाकों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ वर्षा भरतपुर और कोटा संभाग में देखने को मिलेगी। इक्का-दुक्का स्थानों पर झड़ी वाली तेज़ वर्षा कुछ समय के लिए अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। बारिश का बढ़ता दौर देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो है 7 तारीख से अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी बारिश की शुरुआत होगी। जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में, कुछ जो है बीकानेर संभाग के क्षेत्रों की और भी बारिश बढ़ जाएगी।
जिसमें हनुमानगढ़ चूरू के क्षेत्रों से लेकर, जो हनुमानगढ़ चूरू का पूर्वी इलाका है वहाँ से लेकर, और उसके बाद 7 से लेकर देखें तो 14 तारीख तक के समय में कोटा से लेकर उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर संभाग हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज़, कहीं कहीं भारी वर्षा। तो इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं कोटा, भरतपुर से लेकर कुछ जयपुर के क्षेत्रों से उदयपुर, अजमेर के पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं जो है खंड वर्षा वाली भारी वर्षा से बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। 125 मिलीमीटर प्लस वाली बारिश कोटा, भरतपुर के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। कुछ उदयपुर के भी दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास देखने को मिल सकती हैं। यानी 125 मिलीमीटर प्लस वाली बारिश भी राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं, दक्षिण पूर्वी जिले हैं बॉर्डर वाले, वहाँ पर देखने को मिल सकती है। जबकि मध्य भागों पर मध्यम से तेज़, कहीं भारी वर्षा, और अरावली रेंज के क्षेत्रों में तेज़ खंड वर्षा और बीच बीच में कहीं कहीं बौछार वाली। जोधपुर जैसलमेर की ओर भी बारिश का बढ़ता दौर, जैसलमेर तक के, बाड़मेर के, जोधपुर के, बीकानेर, गंगानगर तक हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी। इक्का दुक्का स्थानों पर तेज। तो इसमें जो है बदलाव लगातार जारी है, लेकिन जल्द ही जो है आपको आगे से आगे जानकारी देते रहेंगे और सुबह शाम भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको सटीक जानकारी मिलती रहे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान पर असर रहेगा। उसके बाद 7 तारीख से बढ़ता हुआ दौर मध्य और पश्चिमी राजस्थान की ओर बारिश का झुकाव देखने को मिलेगा, जिसमें 7 से लेकर लगभग 14 तारीख तक बारिश की संभावना रहेगी, अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में। जिससे फसल कटाई का कार्य करने वाले किसानों के लिए अब आगे फसल कटाई के लिए उचित समय नहीं है, और विशेषकर पाली के मारवाड़ जंक्शन और सोजत तहसील के जो मेहंदी की फसल वाले किसान हैं, वह बिल्कुल ही मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य अब नहीं करें। आगे जो कटी हुई फसलें हैं उनको जो है आप अपने खेत से घर ले आए बोरों में भर के। साथ ही जो जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर, जालोर वाले जो अनार के किसान हैं, सिरोही, पाली से लेकर कुछ बीकानेर और नागौर के, वहाँ पर उनको जो है पहले ही अनार से संबंधित काफ़ी समस्याएं हो रही हैं फंगस की, वह किसान जो है स्प्रे का ध्यान रखें, क्योंकि बारिश की गतिविधियाँ तो यहाँ पर भी छितरी वर्षा के रूप में होगी। और जैसे ही बारिश होती है अगर 10-15 मिनट 20 मिनट, तो मौसम खुलते ही आपको उस पर जो है फंगस नाशक स्प्रे ज़रूर लेना है, नहीं तो ये गर्मी और उमस का बना हुआ प्रकोप काफ़ी ज़्यादा जो है फंगस को और जो है बढ़ा सकता है। यानी इस मौसम में बारिश होना मतलब आग में घी वाला काम होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर तापमान ज़्यादा है, उमस बनी हुई है, ह्यूमिडिटी भी है, तो ये अनुकूल है फंगस के लिए। छोटे फूल आ रहे हैं, उन पर भी प्रभाव दिख रहा है। तो जैसे ही अगर बारिश होती है, पौधे भीगते हैं, तो उसमें जो है कुछ समस्याएं, जहाँ पर ये रोग ज़्यादा है उनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो वो संभल कर ही इनका प्रयोग करें, और जड़ को विशेषकर ध्यान रखें कि जड़ में ही समस्या है सारी, उसके बाद ये पौधों पर आ रही हैं। बाकी जड़ से जब तक पौधा खुद रिएक्शन नहीं करेगा, पोषण नहीं उठाएगा और वो खाना नहीं बनाएगा, तब तक उसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से जो है प्रतिक्रिया नहीं देगा रोग के प्रति। तब तक जो है अपन कितने ही स्प्रे कर ले, 2-4 दिन रुकेगा, उसके बाद फिर से उसका असर बढ़ने लगता है। तो जड़ों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जड़ जो वाइट रूट निकली हुई है, आप ज़्यादातर उसको ध्यान से देखेंगे वाइट रूट को, तो वाइट रूट जो है पीछे से सफ़ेद रहेगी, और वाइट रूट का जो आखिरी मुँह जो आगे बढ़ता है, लंबाई पकड़ती है जड़, वहाँ से जो है कालापन या पीलापन होकर जड़ स्टॉप हो रही हैं, गल रही हैं। लेकिन उसके अंदर पौधे की ओर भी अगर जड़ को, उसी जड़ को देखें, तो लगभग 2-3 इंच, 4 इंच, 5 इंच के बाद बीच में से ही जड़ खत्म हो चुकी हैं, गल चुकी हैं, उसका छिलका जो है वो फंगस के अटैक से खराब हो चुका होता है। इसीलिए जो है पौधा पोषण नहीं ले रहा है, प्रतिक्रिया कम दे रहा है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।